हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग मनोविज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान एवं मानव विकास, ठीक है, यूनिट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए एवं इसकी प्रकृति को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, अथवा शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो आंसर है कि शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य, सबसे पहले ये हेडिंग लाइन देंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि मनोविज्ञान का अर्थ प्राणी के व्यवहार का अध्ययन है तथा शिक्षा को प्राणी के विकास की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इन दोनों ही शब्दों के योग के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करने वाला यह विज्ञान जो उसके विकास की प्रक्रिया में सहायता करता है, शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में माना जाता है। इस विज्ञान के माध्यम से शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह मानव व्यवहार से संबंधित एक ऐसा विषय है जिसमें खोज एवं निरीक्षण पर आधारित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसका व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हुए प्राणी के विकास की प्रक्रिया को सहज, सुगम एवं गतिशील बनाया जा सकता है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसमें कि बालक के ऊपर जो है कि उसके जो है कि उसके ऊपर निरीक्षण कर करके कि उसका जो है कि उसका आईक्यू लेवल, मेन चीज उसका यही चीज टेस्ट किया जाता है इसमें कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, ठीक है। उसी हिसाब से उसका निरीक्षण कर करके किया जाता है। और ये चीज शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि हर बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है वो एक समान नहीं होता है। तो मानव जो मतलब बच्चे का जो निरीक्षण करने से हमें जो है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का इससे हम अध्ययन करते हैं और इससे बच्चे की हर तरह की एक्टिविटीज के बारे में हम जान पाते हैं। और उनको अध्ययन कर करके जब बच्चे को टीचर पढ़ाते हैं तो उनसे ये समझ में आता है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से, जिससे कि बच्चे का जो है कि पढ़ने का और समझने का क्या आधार है, क्या लेवल है उसका, वो पता चल जाता है, ठीक है। और इससे जो है कि इससे विज्ञान के माध्यम से ये बच्चे में बहुत ही ज़्यादा जो है कि फायदा लाने वाला एक माध्यम है, जो कि शैक्षिक मनोविज्ञान है। मानव की हर एक रुचि, क्षमता और योग्यता के बारे में पता चलता है और इससे भी बच्चे के शैक्षिक क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है। इन सब जो हम इसमें निरीक्षण करते हैं उन सब तथ्यों को एकत्रित कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद फिर उन सब से जो हमारा मेन रिजल्ट निकलता है उसी से हमें बच्चे के शैक्षिक वातावरण का उसी तरह का निर्माण करना पड़ता है, ठीक है। किस तरह का, कोई बच्चा ज़्यादा तेज होता है, कोई बच्चा कम, कोई नॉर्मल बच्चा होता है ना, तो कोई कुछ होता है। तो इस तरह से हम बच्चे के आईक्यू लेवल को, हम बच्चे का निरीक्षण कर करके उसके शैक्षिक क्षेत्र में उसकी सहायता कर सकते हैं और हर क्षेत्र में कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, जिसका अर्थ होता है शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, ठीक है। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मेन चीज है कि जो मानव व्यवहार का अध्ययन करे वही शैक्षिक मनोविज्ञान है। शिक्षा और विज्ञान ये दो शब्द से मिलकर के बना है शैक्षिक मनोविज्ञान। और इसमें मेन चीज होता है जो बच्चे का, मानव का, बड़े का भी जो है कि जो व्यवहार होता है, जो नेचर होता है उसका, बातचीत करने का तरीका, हाँ ना, पढ़ने लिखने का तरीका, इस सब से जो है कि इसी सब चीज के ऊपर अध्ययन कर करके शैक्षिक मनोविज्ञान का विकास हुआ है। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है ना। मतलब मानव का जो व्यवहार है, किस तरह से किसके साथ कैसा है,
कभी झगड़ेलू है या नॉर्मल स्वभाव का है या उग्र है बहुत ज़्यादा, इस तरह का जो व्यवहार है उससे पता चलता है। इस किससे पता चलता है? शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन कर करके, उसमें बच्चे के मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं हम, वही शैक्षिक मनोविज्ञान है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान विधियों का प्रयोग ही शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज तथा निरीक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों को संग्रहित करके उन्हें सैद्धांतिक रूप प्रदान करता है तथा इसकी विधियों के द्वारा शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है ना। जो भी हम बच्चे के ऊपर या मानव के ऊपर अध्ययन करते हैं उसके व्यवहार का, उन सब तथ्यों को निरीक्षण कर के एकत्र करते हैं, फिर उनका सैद्धांतिक रूप देते हैं उनको, और उसके बाद फिर जो भी समस्याएं उनको हो रही है, कोई बच्चा है जो कि अक्षर नहीं समझ पाता है ना, कोई बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है, कोई उल्टा समझता है अक्षर को, कोई पढ़ने में थोड़ा सा कम है, कमजोर है, समझने में किसी को तकलीफ हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा इतना इंटेलिजेंट है कि छोटा बच्चा है 9-10 साल का, वो MA BA वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो इस तरह से जो है कि इन सब चीज़ों का अध्ययन कर करके हम निरीक्षण करते हैं और अध्ययन कर सिद्धांतिक तौर पर उसको जो है कि उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं का उल्लेख भी किया जा रहा है। पहला क्या है? नॉल व अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, देखिए ये जो परिभाषाएं हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सुनने से तो होगा नहीं, याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से दूसरा है कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों का शिक्षा में प्रयोग है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, किस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान काम करता है, किस तरह से निरीक्षण करता है, किस तरह से उसका फिर सारा निष्कर्ष निकाल करके उसको सिद्धांतिक रूप में पेश करता है। वो ही क्या खोज है उसका, शिक्षा के रूप में किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, यही है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों का शिक्षा में प्रयोग है ना। प्रयोग से ही हमें शिक्षा मनोविज्ञान का समझ आता है कि इसमें किस किस तरह के खोज हुए हैं और इससे मानव के शिक्षा में किस तरह से हमें लाभ मिलता है। उसके बाद कॉल्सनिक के अनुसार दूसरा और परिभाषा कॉल्सनिक ने दिया है, वो ये है कि क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है ना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है। जो भी सिद्धांत और निष्कर्ष निकलते हैं उसी का प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है, इनका ये कहना। ये सब इजी है, आप इनको याद कर सकते हैं, 2 या 3 याद कर लेंगे काफी है। फिर 4 नंबर है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है जो विशेष रूप से शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार के फिर से पढ़ रही हूँ। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है जो विशेष रूप से शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार तथा अनुभवों से संबंधित हो, है ना। जो मेन चीज किस चीज का अध्ययन किया जाता है इसमें, जो मानव का व्यवहार है और उसके अनुभव है। ठीक है, कोई इंसान किसी काम को करता है तो उसको उस चीज में क्या होता है, एक्सपीरियंस आता है ना, और उसका व्यवहार और उसका काम, ये सारी चीजें मिलकर करके शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। ठीक है, उसका निष्कर्ष निकालता है, उसके ऊपर काम करता है।
जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में इसमें जो है कि हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, तो स्किनर का ये कहना था। उसके बाद फिर 5 नंबर है, स्टाउट के अनुसार मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा सिद्धांत को दिया जाने वाला प्रमुख सिद्धांत है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर ही किया जाता है। हाँ, इनके स्टाउट के अनुसार कह रहे हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा सिद्धांत को दिया जाता है, जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके अंदर उनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए जाते हैं, ठीक है, वो प्रमुख सिद्धांत जो होते हैं वो पुराने जो नए सिद्धांत जो है पुराने सिद्धांतों के ऊपर आधारित होते हैं। बस उसमें थोड़ा सा कुछ और कड़ियों को इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि फिर से कुछ नया उसको मतलब कि रिसर्च करते समय, कुछ खोजते समय, निरीक्षण करते समय मिल जाता है। तो पुराने सिद्धांतों को ही तो हम लोग खोजते हैं, जो पुराने हमारे मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए। फिर जो उसके बाद जितने भी मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने फिर उसी चीज को रिसर्च किया, देखा समझा, निरीक्षण किया। फिर उसमें उनको अगर कुछ नई चीज नजर आई तो उसको उसमें कुछ नई चीजों को ऐड कर दिया। ठीक, तो यही चीज है कि पुरानी चीजों में नई चीजों का अध्ययन ही और इस चीज को, इसका सिद्धांत ही क्या है, मनोविज्ञान है। उसके बाद से 6 है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक प्राणी संबंधी अधिगम के अनुभव का वर्णन एवं उनकी व्याख्या करता है। इनका कहना यह है कि ये इसी कह रहे हैं कि जो जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक जो भी बच्चे इंसान सोचता है, व्यवहार करता है, अनुभव करता है, वो सारे चीज ही उसका जो भी वर्णन है और उसकी व्याख्या है वही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पहला क्या पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रत्येक शिक्षक के लिए महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान, हाँ जरूर है, क्योंकि इसी के द्वारा ही तो शिक्षक भी समझ पाते हैं बच्चों को, उसकी एक्टिविटी को, उसके व्यवहार को, उसके पढ़ने लिखने के तरीके को। अगर शिक्षा मनोविज्ञान नहीं होता, हमारे अंदर ये एबिलिटी ही नहीं आती कि हम बच्चे लोगों को उसके अंदर की क्या समस्याएं हैं, क्या जो है कि कोई कितना इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो ये क्या क्यों है, इसके पीछे क्या, उसके व्यवहार, अच्छा व्यवहार किसी के साथ नहीं करता है तो अच्छा व्यवहार नहीं करने के पीछे क्या रीजन है, ये सारी चीजों को हम शिक्षा मनोविज्ञान के ही द्वारा जान पाते हैं और इस चीज को पढ़ करके अपने बच्चों को देख करके समझ पाते हैं। ठीक है, दूसरा है कि यह शैक्षिक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने तथा शैक्षिक तकनीकी को सफल बनाने में विशेष रूप से सहायक है ना, हाँ जरूर है, क्योंकि जो सिद्धांत दिए जा रहे हैं उसको व्यवहारिक रूप दे रहा है शैक्षिक मनोविज्ञान, है ना। सिर्फ ये जो है कि सिर्फ सिद्धांत बना दिए गए और छोड़ दिए गए कि बस ये जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके डायरी तक ही तो सीमित नहीं है ना, उसको हम लोग व्यवहार में ला रहे हैं। वो सिर्फ बुक में लिख करके दिया नहीं गया है, उस चीज को हम समझ करके अपने व्यवहार में उपयोग कर रहे हैं, जान पा रहे हैं। टीचर अगर उस चीज को पढ़ा है तो आप उसी को, उस चीज को पढ़े हुए को क्या करते हो कि एक्सपीरियंस के तौर पर उस चीज को काम करके देखते हो, पढ़ाते हो, तभी तो बच्चों को समझ में आता है ना कि ये बच्चा किस तरह का है, पढ़ने में कैसा है, किस तरह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बातचीत करने में कैसा, उसका व्यवहार कैसा है ना। तो यही है, तो यही तकनीकी है ना, ये एक तकनीक भी है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो तरीका है समझने का, निरीक्षण करने का, उसका प्रयोग करने का, सिद्धांत देने का, तो ये एक तरह की तकनीकी भी है। ठीक है, इसको सफल बनाने का एक विशेष तरीका है यह शैक्षिक मनोविज्ञान। उसके बाद फिर है कि तीसरा नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है।
व्यवहारिक विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये व्यवहारिक का अध्ययन करता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है, क्योंकि मानव के ऊपर भी तो अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए केंद्र क्या होगा, मानव व्यवहार, कि मानव व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, ना कि मानव के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर अध्ययन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर 5 नंबर है कि इस विज्ञान में संग्रहित निष्कर्षों को वस्तुनिष्ठ प्रयोग के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। जो भी निष्कर्ष निकल रहे हैं उसके द्वारा हम इस तरह से इस सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की संरचना उसकी प्रकृति पर आधारित है। सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में सर्वाधिक विश्वसनीय विज्ञान के रूप में विकसित हुआ है ना। जो शिक्षा मनोविज्ञान की संरचना है वो उसकी प्रकृति पर आधारित है। वो जो उसकी तरीका है व्यवहार के तौर पर मानव का रिसर्च करने का, वही प्रकृति है, उसी के ऊपर आधारित है। सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में सर्वाधिक विश्वसनीय विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। विश्वास किया जा रहा है क्योंकि जो भी रिसर्च किए जा रहे हैं बहुत देखभाल करके सही तरीका अपनाया जाएगा, तभी जो भी मनोवैज्ञानिक लोग इस तरह के रिसर्च दे रहे हैं, कर रहे हैं, और उसको जो है कि जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स जो है, बच्चे के कितने सारे बच्चे तो बहुत या बड़े भी किसी न किसी प्रॉब्लम में, आजकल इतना ज़्यादा टेंशन है, लोगों को हर चीज़ में प्रॉब्लम है, हर चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, लोगों को इतना ज़्यादा तनाव है, मानसिक तनाव, कि लोग जाकर के सीधे मनोवैज्ञानिक लोग से जाकर करके मिलते हैं, डॉक्टर से जाके मिलते हैं, कंसल्ट करते हैं कि भाई मेरी इस प्रॉब्लम की क्या सॉल्यूशन है, क्या मैं, तो उसके व्यवहार को वहाँ पर डॉक्टर देखते हैं, चेक करते हैं, तभी उसको कुछ सजेशन दिया जाता है कि आप ऐसा वैसा कीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, और इसी पर इसलिए होती है क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका रिसर्च किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसका निष्कर्ष निकाल जाता है, तभी सिद्धांत दिए जाते हैं और उसका प्रयोग किया जाता है। ये एक विश्वसनीय विज्ञान माना जा रहा है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालकों को व्यवहार में वांछित परिवर्तन हेतु जो कुछ भी प्रयास किया जाता है, उस प्रयास की आधारशिला मूल्य मनोविज्ञान है। आज शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी बालक के व्यवहार में अपने अनुसार परिवर्तन लाए जा सकते हैं। न केवल सामान्य बालकों अपितु अपंग, कदाचारी एवं मंदबुद्धि बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं, जो भी पढ़ने लिखने में जिस तरह के भी है, उन सब के साथ उन सब के मानसिक व्यवहार को, जो उनकी सोचने और विचारने का तरीका है, जो भी उनका व्यवहार है, मानसिक रूप है, उन सब के ऊपर, चाहे वो अपंग हो, कदाचारी हो, मंद बुद्धि के बच्चे हो, या बहुत ज़्यादा तीव्र तेज बुद्धि वाले बच्चे हैं, तो इन सब के ऊपर जो है कि अध्ययन कर करके इनको जो है कि एक ही श्रेणी में लाया जा रहा है। ठीक है, इनका प्रमुख कारण मनोविज्ञान में शामिल वे सिद्धांत एवं सैद्धांतिक नियम एवं विधियां हैं जो पूर्णतया विश्वसनीय और व्यवहारिक है, तथा जिनका निष्पादन विज्ञान के आधारित अन्वेषणात्मक विधियों के माध्यम से किया जाता है। मनोविज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों की व्यवहारिक विज्ञान के रूप में पुष्टि इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। ठीक है, मतलब कि देखो पहले क्या होता था कि जो अपंग होते थे और जो मंद बुद्धि के बच्चे होते थे, उन लोगों को जो है कि जो नॉर्मल बच्चों लोगों के साथ पढ़ने लिखने के लिए नहीं दिया जाता था। ठीक है ना, जो देखो दिमाग जिसका बहुत पढ़ने लिखने में लग रहा है, ठीक है, बस वो कुछ तरह से कुछ ऐसे है जो कि वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ पा रहे अपने और सब नॉर्मल बच्चों के साथ,
पहले ज़माने में इन सब को एकदम हटा दिया जाता था, इन सब को पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो लेकिन इस मनोविज्ञान के कारण इस चीज का जो अध्ययन व्यवहार, मानव के व्यवहार के ऊपर जो अध्ययन हो रहे हैं, इसके द्वारा जो है कि इन बच्चों को भी इस श्रेणी में रखा गया जो कि नॉर्मल बच्चे के साथ भी ये बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं एक ही छत के नीचे, ठीक है। जिससे कि अब इन बच्चों को जो होता था ना कि मतलब ये बच्चे जो है कि अपने आप में थोड़ा कम महसूस करने लगते थे, तो ये अब उस तरह की फीलिंग्स नहीं रखते हैं। अब वो जो कमी उनके अंदर पहले थी अब नहीं है, अब वो भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र में उनको भी बराबर का हक दिया जा रहा है, पढ़ने लिखने का एक ही वातावरण दिया गया है, और वो भी आम बच्चे के साथ मिलजुल कर करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सारे कुछ जो हो रहा है ये सब किस वजह से होता है? शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा, जो मानव के व्यवहार के ऊपर इस तरह से अध्ययन किया जिससे सब लोगों की जो सोचने की, विचारने की जो थी ना एक नजरिया, वो बदल दिया, ठीक है। जब से शैक्षिक मनोविज्ञान आया, जो इस तरह के बच्चे थे उन लोगों के ऊपर अध्ययन कर करके, या सभी के ऊपर, हर कोई में किसी न किसी चीज की व्यवहारिक रूप से कुछ न कुछ होता है, तो उन सब के ऊपर अध्ययन किया जाता है, और उसको जो है कि उन सबको अध्ययन कर करके सही एक, जो भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन दिया जाता है, ताकि वो अपने अंदर इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है वो दूर कर सकें और अच्छी तरीके से अपने जीवन यापन कर सकें, अपने शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर सकें, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है कि क्रो एंड क्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान को एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि यह मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि में निर्धारित किए गए सिद्धांतों एवं तथ्यों के अनुसार अधिगम की व्याख्या करने का प्रयास करता है। कहा है क्रो एंड क्रो ने कहा अपने शब्दों में कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको जो है कि व्यवहारिक विज्ञान के रूप में भी हम प्रस्तुत कर सक रहे हैं, और इसी के द्वारा हम जो है कि मानव के व्यवहार के संबंध में जो भी निष्कर्ष और तथ्य निकल रहे हैं उसका जो है कि हम सैद्धांतिक रूप में इनको सही तरीके से निरीक्षण कर करके इसका जो है कि इसके ऊपर सिद्धांतिक और तथ्यों के अनुसार इसका इस अधिगम को व्याख्या के तौर पर शैक्षिक मनोविज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे बच्चों, मानव और हर किसी के जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, ठीक है। हर किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार है, और हर किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाना चाहिए, है ना। तो अब इसी के कारण जो है कि जैसे कि अपंग है, जैसे कि कोई देख नहीं सकता तो उसको ब्रेन लिपि के द्वारा पढ़ा दिया जाता है। जो पैर से मजबूर है तो लेकिन उसका दिमाग सही चल रहा है तो वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। जो थोड़े समझ कम है, जिनको जल्दी समझ में नहीं आता, वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि हर तरह के बच्चों में अलग अलग सोचने और समझने की क्षमता होती है। उसी अध्ययन को कर करके शैक्षिक मनोविज्ञान मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है, जिससे उनको जो है कि उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है उसका अध्ययन कर करके वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। चलो, तो आज के लिए आज इस क्वेश्चन को, आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है शिक्षक मनोविज्ञान का। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे ज़ेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह की अच्छी वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप मेरे ज़ेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साइको की भी फाइल आप
मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, या किसी भी सेमेस्टर की फाइल आपको चाहिए हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। ज़ेनज़ी क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट पे जा कर के आप जो है कि मेरे सारे प्रैक्टिकल फाइल्स को देख करके बना सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर दूसरे क्वेश्चन में मिलती हूँ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।